हम लोग जो भी चीजें एनालाइज करेंगे, यानी कभी प्रैक्टिकल करने से पहले हम जो भी चीजें करेंगे वो वन नोट के थ्रू पहले तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रैक्टिकल में हमें करना है। ठीक है। और कैसे अप्रोच लेके हमें इसको करना है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। तो हम केवीएल और केसीएल जानेंगे, और जो भी प्रैक्टिकल में परफॉर्म करना है उसकी सॉफ्ट कॉपी ऑलरेडी अपलोडेड है आपके टीम पे। आप उस सॉफ्ट कॉपी को प्रिंट आउट निकालिएगा, और ऑब्जर्वेशन जो भी आपका आ रहा है उस ऑब्जर्वेशन को खुद करके हमें बस। एक्चुअली क्या होता है ना, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यूज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्यों डिफरेंस होता है? क्योंकि हम प्रैक्टिकल वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। हमने इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिया और उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, वोल्टेज करंट ये सारी चीजें हमें निकालनी है। ये हमारा एक प्रोसीजर होता है। तो इंस्ट्रूमेंट हम यूज जो करते हैं ऐसा यूज करते हैं कि वो एक्यूरेट हो, 100% एक्यूरेट हो, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता उसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। कुछ ना कुछ एरर तो रहता ही रहता है, और वही एरर ऑफ मार्जिन हमें कैलकुलेट करना होता है प्रैक्टिकल के थ्रू, कि थ्योरेटिकली हमारा वैल्यू ये आ रहा है बट प्रैक्टिकली हमारी वैल्यू ये मिल रही है, तो क्या इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है, वही सारी चीजें। क्लियर? तो सबसे पहले हम ये दोनों लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये लॉ आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है। बचपन से इन द सेंस 10+2 से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। जिन लोगों ने प्रिपरेशन की होगी तो उन्होंने भी पढ़ा होगा। ये फिर भी एक बार हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये केवीएल और केसीएल होता क्या। क्लियर? मैं बात करूंगा केवीएल। केवीएल एज यूजुअल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ? एनीवन कैन एक्सप्लेन? So voltage available in a particular mesh or a loop, we can say. We apply this Voltage available to in a particular determine. mesh or loop. Yes. This is the KVL. Sir, the क्या होता algebraic sum, the Algebraic, algebraic the sum voltage of in a loop or mesh is equal to 0. है? ओके, वेरी गुड। केवीएल का मतलब यही है, मतलब बहुत कम ही लोग सही डिफिनेशन दे पाते हैं। हालांकि दो बच्चों ने एकदम एग्जैक्ट डिफिनेशन दी है। एग्जैक्ट डिफिनेशन कई लोग बोल देते हैं समेशन ऑफ वोल्टेज इन लूप इज जीरो, बट इट्स नॉट अ राइट वे। समेशन आप करते हैं बट विद देयर पोलैरिटी के साथ, मतलब उसकी पोलैरिटी क्या है उसके बेसिस पे करते हैं। यानी अगर हमें एक्सप्लेन करना है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता क्या है, तो समेशन विद देयर पोलैरिटी, और समेशन विद देयर पोलैरिटी का मतलब होता है उसको हम अलजेब्रिक सम करते हैं। अलजेब्रिक सम का मतलब विद देयर साइन, समेशन विद देयर साइन। या हम इलेक्ट्रिकल के टर्म में बात करें तो समेशन विद देयर पोलैरिटी। तो जब एग्जैक्ट डिफिनेशन दिया बच्चे ने, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन अ लूप और मेष किसको बोल देते हैं। लूप और मेष में बेसिक डिफरेंस आपको पता ही, आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। लूप का मतलब क्या हो गया, एक लूप के अंदर कई सारे मेष हो सकते हैं, बट एक मेष के अंदर कई सारे लूप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मेष इज द इंडिविजुअल लूप। ओके, ठीक है, बस यही डिफरेंस होता है। तो मेष और लूप ये सब चीज लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन अ लूप मस्ट बी जीरो। यही होता है आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अलजेब्रिक सम का मतलब यही हो गया, समेशन विद देयर पोलैरिटी। हमें समेशन करना है लेकिन पोलैरिटी के साथ करना है, यानी डायरेक्शन के साथ करना है, यानी साइन के साथ करना है। ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिकल टर्म में ही बातें करेंगे। ठीक है। समेशन विद पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब कि हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल ये सारी चीजें। एक्चुअली होता क्या है कि केवीएल लगाने के लिए देखो एलिमेंट्स होते हैं। मतलब अगर कोई भी सर्किट अगर हम चेक करते हैं तो एक सर्किट में एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट, दो एलिमेंट होते हैं। एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो एनर्जी जनरेट करता है, जो पावर जनरेट करता है। पावर जो जनरेट करता है, पावर जनरेट करने का मतलब क्या हो गया, सोर्सेस। क्लियर? ठीक है। पैसिव एलिमेंट जो क्या करता है, पावर कंज्यूम करता है।
क्लियर? यानी पावर कंज्यूम करने का मतलब क्या हो गया, पावर को वो डिसिपेट करेगा या पावर को स्टोर करेगा। जैसे रजिस्टर है, रजिस्टर पावर को डिसिपेट करता है, इंडक्टर और कैपेसिटर है वो क्या करते हैं, पावर को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ करेंट और इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। हाँ बोलो बेटा। हेलो बोलो बेटा, क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं सर, वही बोल रहे थे सर। ठीक है, वोल्टेज करंट सोर्स, दो तरह के सोर्सेज होते हैं। पावर कंज्यूम करने का तो क्या हो गया, पैसिव एलिमेंट यानी आर एल एंड सी। क्लियर? रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इसमें पावर डिसिपेट होता है। क्लियर? लेकिन इंडक्टर में क्या होता है, पावर स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ करंट, करंट के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है। क्लियर? और जबकि कैपेसिटर में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। ये सारे बेसिक चीजें हैं, आपको ये पहले से ही पता होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हाफ एल आई स्क्वायर होता है एनर्जी, यहाँ पे हाफ सी वी स्क्वायर होता है, क्योंकि ये इन फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करते हैं। क्लियर? मेरा ये सब बताने के पीछे मेन मोटो क्या है कि सोर्स में चूंकि एनर्जी जनरेट होता है, तो अगर मान लो ये मैंने वोल्टेज सोर्स लिया प्लस माइनस, ये वोल्टेज सोर्स लिया, अगर यहाँ पे ये एनर्जी जनरेट कर रहा है, एनर्जी जनरेट करने का मतलब क्या हो गया, पावर का फ्लो जो होता है वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल होता है। यानी करंट का जो फ्लो होगा वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल होगा। करंट का फ्लो ही बताता है कि आपका पावर कंज्यूम हो रहा है या पावर डिलीवर हो रहा है, वो पावर के फ्लो को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये वोल्टेज सोर्स है। ये सोर्स कैसे हम बता पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल पे करंट का फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर यही हम रजिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटर की बात करें, जैसे मान लो ये रजिस्टर, अगर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, कोई भी सोर्स हमने लगा रखा है, इसकी वजह से करंट का फ्लो हो रहा है, तो करंट का फ्लो अगर हो रहा है तो पोलैरिटी क्या होगी, एनीवन क्या होगी? प्लस सर माइनस। लेफ्ट साइड पोटेंशियल होगा, हाँ, प्लस होगा, और लेफ्ट राइट प्लस साइड माइनस। माइनस। क्यों? बिल्कुल सही कहा है, सर क्यों? हायर पोटेंशियल आ रहा है, पोटेंशियल आ रहा है, the current also from higher potential to lower potential, इसीलिए। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है, क्यों, क्या लॉजिक है उसके पीछे? सर क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स पावर, कर रही है ना क्योंकि रेजिस्टेंस। यहाँ पे पावर कंज्यूम होता है। हाँ यस सर। यहाँ पे पावर क्या होता है, कंज्यूम होता है। देखो यहाँ पे पावर क्या हो रहा है, डिलीवर हो रहा है। यहाँ पे पावर क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। जहाँ पावर डिलीवर होता है वहां पे करंट ओवर टू हायर पोटेंशियल होता है, जहाँ पे पावर कंज्यूम होता है वहां पे करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। इसलिए पोलैरिटी ये क्रिएट होती है, और उस हिसाब से हमारे पास केवीएल केसीएल जो भी केवीएल अप्लाई करते हैं, वहां पे अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज हमारा निकल के आता है। लॉजिक क्लियर है जो मैं चाह रहा हूँ? मैं अगर केवीएल की बात करूं, मैं एक सिंपल सा सर्किट लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक डीसी वोल्टेज सोर्स लिया, यहाँ पे एक रजिस्टर लिया, और यहाँ पे भी एक रजिस्टर ले लिया। ठीक है, ये मैंने वी एक सोर्स ले लिया, R1 रेजिस्टेंस ले लिया और R2 रेजिस्टेंस ले लिया। केवीएल लगाने के लिए सबसे क्या चाहिए होता है, लूप। लूप हमारे पास अवेलेबल है। लूप का मतलब एक सर्किट, जहाँ से हम स्टार्ट करें वहां से हम खत्म भी करें, तो एक कंप्लीट लूप क्रिएट हो रहा है। तो इस लूप में हम करंट डिसाइड करते हैं। कभी भी आप केवीएल लगाया करें तो पहले हमें लूप में करंट डिसाइड करना होता है। यहाँ पे हमने लूप मान लिया और लूप के डायरेक्शन में ये करंट आई। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि ये लोअर पोटेंशियल और ये हायर पोटेंशियल होता है। कभी भी अगर हम बैटरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो लंबी लाइन जो होती है वो पॉजिटिव पोटेंशियल, और जो छोटी लाइन होती है वो निगेटिव पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं पैसिव एलिमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, और यहाँ भी करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे। तो ऑब्वियस सी बात है करंट हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने माना वोल्टेज VR1 है, यहाँ पे माना हमने वोल्टेज VR2, यानी R1 के पास जो वोल्टेज है वो VR1 है, R2 के पास जो वोल्टेज है वो VR2। जब हम यहाँ पे केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो मैंने क्या कि विद देयर साइन अलजेब्रिक सम हम लेते हैं, तो कभी भी हम लूप में केवीएल अप्लाई करते हैं, हम लूप का डायरेक्शन यही चूज कर लिया हमने, करंट के डायरेक्शन में ही लूप का डायरेक्शन हमने चूज कर लिया। अब देखो यहाँ पे जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो कर रहे हैं, यानी यहाँ पे हमने लोअर टू हायर को मैंने मान लिया कि प्लस साइन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको मैंने लिख दिया प्लस वी। फिर प्लस हमें अलजेब्रिक सम करना। अब यहाँ पे करंट का अब यहाँ पे हम कहाँ जा रहे हैं, हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हैं, प्लस से
माइनस की तरफ जा रहे हैं। जब हमने माइनस से प्लस वाले साइन को प्लस किया है तो ऑब्वियस सी बात है प्लस से माइनस वाले साइन को हम माइनस चूज करेंगे, माइनस VR1 प्लस माइनस VR2 इक्वल टू G। यानी ओवरऑल ये क्या आ गया, V माइनस VR1 माइनस VR2 इक्वल टू G। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन अ लूप मस्ट बी इक्वल टू 0, नॉट द सम। समेशन हम कभी नहीं यूज करते हैं, वर्ड हमेशा यूज करेंगे अलजेब्रिक सम, यानी समेशन विद पोलैरिटी। लॉजिक क्लियर है? हेलो, यस सर। ऐसा नहीं है कि हमें हर जगह हर बार जब केवीएल लगाएंगे तो हमें ऐसे ही लिखना है, कभी ऐसे नहीं लिखना है। क्योंकि जब हम केवीएल लगाते हैं ना तो हमारे लिए अननोन जो होता है हमारा लूप करंट होता है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे मान लो हमारा करंट आई है, ठीक है। केवीएल लगाने के लिए सिंपल सा ट्रिक है कि अगर लूप के डायरेक्शन में ही करंट का डायरेक्शन है तो माइनस साइन आता है, अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, क्लियर। अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन है तो हमारे लिए प्लस साइन आता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली केवीएल लगाना चाहूँ तो माइनस से प्लस की तरफ माइनस V हो गया, लूप के डायरेक्शन में ही करंट का डायरेक्शन है तो माइनस IR1 माइनस IR2 इक्वल टू 0। क्लियर, ये सिंपल, मतलब ऐसे ही हम केवीएल अप्रोच करते हैं कि अगर लूप के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन है तो निगेटिव साइन लीजिए, अदरवाइज क्या करें आप साइन को पॉजिटिव में। जैसे मान लो इसी सर्किट में थोड़ा सा मैं अगर चेंज कर दूं, यहाँ पे मैंने एक T नेटवर्क ले लिया, ठीक है। अब तो दो लूप हो गए, एक लूप ये I1 का हो गया, एक लूप ये I2 का हो गया, ठीक है। यानी ये कॉमन ब्रांच हो जाएगा और इस ब्रांच में I2 अपवर्ड फ्लो हो रहा है, I1 डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है। यानी नेट करंट आप पहले तो कॉमन ब्रांच में नेट करंट निकालेंगे, नेट करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 माइनस I2 या तो डाउनवर्ड हो जाएगा या फिर I2 माइनस I1 अपवर्ड हो जाएगा। मैंने यहाँ पे ले लिया I2 माइनस I1 अपवर्ड, यानी इस ब्रांच में मैंने मान लिया कि I2 माइनस I1 अपवर्ड फ्लो हो रहा है। अगर मुझे इसमें केवीएल अप्लाई करना है R1 R2 और R3, अगर मुझे इस लूप केवीएल अप्लाई करना है, क्लियर, तो सीधे सीधे कैसे अप्लाई करेंगे, क्या लिख देंगे इसको, अगर ये V मान लिया हमने तो क्या लिखेंगे इसको, V लूप के डायरेक्शन में ही R1 का करंट फ्लो हो रहा है, इस लूप का डायरेक्शन में ये चूज किया हुआ है, ये मेरा लूप का डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये माइनस से प्लस की तरफ तो प्लस V हो गया, लूप के डायरेक्शन में एक डायरेक्शन है I1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस I1 इंटू R1। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लूप के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में I2 माइनस I1 फ्लो हो रहा है R2 में, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लूप के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे सर प्लस I2 माइनस प्लस लिखेंगे सर, हाँ प्लस लिखेंगे सर, अपोजिट में फ्लो हो रहा है ना, प्लस I2 माइनस I1 इंटू R2। तो सिंपल लॉजिक है ये कि अगर लूप डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन है तो नेगेटिव साइन लीजिए, अदरवाइज अगर लूप के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन है तो आप प्लस साइन लीजिए। केवीएल लगाने का यही ट्रिक होता है। ये सब चीजें इसलिए बताई मैंने क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच में आपको ये सब चीजें करनी होती है, क्योंकि आप जब एक इंस्ट्रूमेंट का कनेक्शन करोगे तो पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ क्या कनेक्ट कर रहे हो, नेगेटिव के साथ क्या कनेक्ट कर रहे हो, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि अगर आपने पोलैरिटी ठीक अपोजिट कर दी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो रीडिंग आएगा वो निगेटिव में आने लगेगा, जो वो पॉजिटिव रीडिंग देनी चाहिए थी वो रीडिंग क्या देगा, निगेटिव रीडिंग दे देगा। क्लियर है चीज? हेलो, यस सर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन मेरा है, ये जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑन विच लॉ ऑफ कंजर्वेशन केवीएल इज वर्क, ऑफ कंजर्वेशन पे केवीएल काम करता है, ये बताएगा। Sir, law of conservation of energy. एनर्जी, वेरी गुड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे प्रूव करके बता सकते हैं आप, कैसे पता कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है? सर वो 12th में पढ़े थे, भूल गया। सर जितनी एनर्जी इंटर करेगी उतनी एग्जिट करेगी। हाँ, ऑब्वियस ही बात है, जितना पावर डिलीवर हो रहा है वही पावर तो कंज्यूम हो रहा है। कंज्यूम होगा, यस सर।
ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी कंजर्व हो गई। यस, लेकिन मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे इसको, एनी आइडिया? अच्छा, पोटेंशियल का एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या होता है? अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आपको डिफाइन करने के लिए बोला जाए, क्या डिफिनेशन होता है? ये पढ़ा होगा ना बचपन में, मतलब 10+2 में, एक यूनिट चार्ज को फाइनाइट से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लाने के लिए Yes. कितना Yes, sir. रन होता है, कितना क्या वर्क कहलाता है? डन कर। वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। यही पढ़ा है ना हमने। हेलो, यस सर। ठीक है, तो ये चीज आपने पढ़ी है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ सर्किट में, अगर तुम देखोगे तो करंट क्या है, मैं सिंपल सर्किट का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, वो सिंपल सर्किट से ही पूरा होल्ड होता है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो करंट क्या है, सब जगह सेम है। आई की वैल्यू R1 R2 सब में सेम है। ये एक लूप बन रहा है ना, यानी अगर मैं P की बात करूं तो P इक्वल टू क्या होगा, मतलब अगर पावर की बात करूं, क्योंकि सर्किट है यहाँ पे कोई रिएक्टिव पावर नहीं होगा, सारा का सारा पावर क्या होगा, एक्टिव पावर होगा। तो अगर मुझे इसको एक्सप्लेन करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा V इंटू आई लिख सकता हूँ। सारे एलिमेंट का मुझे पावर देखना है तो लिख सकता हूँ इसको ऐसे। देखो, एक Yes, sir. एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, तीनों में जो पावर होगा, ऑब्वियस सी बात है कि पावर जनरेट कर रहा है तो V1 I1 मतलब पॉजिटिव हो जाएगा और इनके लिए दोनों के लिए नेगेटिव हो जाएगा। वो अलग चीजें हैं। यहाँ से हम आई कांस्टेंट ले सकते हैं, आई सेम है तो आई को कांस्टेंट ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। यस सर। तो समझ में आ रहा है? सिग्मा भी मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे तीन यस एलिमेंट है, सर। एलिमेंट 1, एलिमेंट 2 एंड एलिमेंट 3। क्लियर? ये बस मैं बताने के लिए कर रहा हूं, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे P इक्वल टू आई सिग्मा V है, और हमें पता है कि सिग्मा V की वैल्यू यानी अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन अ लूप मस्ट बी इक्वल टू 0 होता है। ये पता है? होता है, क्लियर है ना? यस सर। यस सर। यानी ये क्या हो जाएगा, 0। और Yes, P sir. इक्वल टू क्या होता है, dW/dt। पावर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। रेट ऑफ Yes, चेंज sir. ऑफ वर्क डन में क्या होता है, पावर होता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes, sir. Yes, sir. dW/dt इक्वल 0। और ये कब पॉसिबल, W कांस्टेंट हो जब, यानी एनर्जी कांस्टेंट। Yes. W कांस्टेंट होने का Yes. मतलब एनर्जी कांस्टेंट, एनर्जी कांस्टेंट होने का मतलब एनर्जी कंजर्व। दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन। एनर्जी कंजर्व होने के लिए हम ऐसे बता सकते हैं कि ये हमारा एनर्जी कैसे कंजर्व हो रहा है, कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फुलफिल हो रहा है। लॉजिक क्लियर है ना? ठीक है, तो अब जब हम Yes, एक्सपेरिमेंटल sir. व्यू करते हैं, जो आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, जब ये सिमुलेटर सही हो जाएगा तो सर्किट क्या है, मैं एक्सपेरिमेंट पे आता हूँ। अब मैं केवीएल को फुलफिल कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट 1। आपका सर्किट क्या है, ये एक डीसी पावर सप्लाई दी गई है जिसकी वोल्टेज कितनी है, 30 वोल्ट। क्लियर? और यहाँ पे हमने एक टी नेटवर्क यूज किया हुआ है, एक टी नेटवर्क यूज किया हुआ है जिसमें सबका रेजिस्टेंस सेम है, 100 ओम, 100 ओम एंड 100 ओम। क्लियर? थियोरेटिकली क्या करेंगे, थियोरेटिकली तो इसको अप्रोच कर लेंगे केवीएल अप्लाई करके। कैसे अप्रोच करेंगे थियोरेटिकली? थियोरेटिकली दो लूप हैं तो सिंपली क्या करेंगे, एक लूप ये हो गया, मान लिया करंट I1, एक लूप ये हो गया, मान लिया करंट I2। तो जो ये कॉमन ब्रांच है उसमें करंट क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2 डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि I1 डाउनवर्ड है और I2 अपवर्ड है। क्लियर? तो केवीएल को फुलफिल करने के लिए, केवीएल को फुलफिल करने का मतलब क्या हो गया, सबके अक्रॉस का वोल्टेज पता हो और बस ये पता चल जाए कि हाँ ये चीज हो रही है। क्लियर? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो अननोन हमारे लिए क्या है, I2 है, तो दो लूप है, दोनों में केवीएल अप्लाई कर दो, आपको सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा। I1 I2 मिल गया, यानी केवीएल फुलफिल हो रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लो मुझे लूप 1 में केवीएल अप्लाई करना है, तो लूप 1 में अगर मुझे केवीएल अप्लाई करना है, और लूप 2, अभी मैं सुपर मेश भी बता दूंगा इसमें, तो 30 लूप 1 में अप्लाई कर रहा हूँ मैं, लूप 1 30 लूप के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन है, तो 30 माइनस 100 I1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लूप का डायरेक्शन यही लिया हमने,
ठीक है, तो I1 माइनस I2 भी क्या है, लूप के डायरेक्शन में ही है, तो यहाँ भी साइन क्या आएगा, माइनस 100 इंटू I1 माइनस I2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100.3, यानी I1 प्लस I1 माइनस I2 इक्वल टू 0.3। इसको सॉल्व करके देखना, 100 कॉमन ले लिया मैंने, और I1 और I1 माइनस I2 को इलेक्ट्रिक साइड ले लिया, और इसको RHS में शिफ्ट कर दिया, और 100 से डिवाइड किया 30 में, तो ये क्या आ जाएगा 0.3। क्लियर है सबको ये चीज? मैंने इसको RHS में ले लिया, ले गया, और इसको LHS में ले लिया कांस्टेंट वैल्यू को 30 को, और फिर 100 से डिवाइड कर दिया, यही चीज आएगी। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यानी यहाँ से पहला इक्वेशन आ गया 2I1 माइनस I2 इक्वल टू 0.3 एम्पियर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर ऐसे ही दूसरे लूप में अप्लाई कर लें, दूसरे लूप में अप्लाई करो। लूप के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन है, यानी माइनस 100 इंटू I2 हो गया। क्लियर, लूप 2 की बात कर रहा हूं मैं, माइनस 100 इंटू I2, और ये क्या हो रहा है, लूप के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में I1 माइनस I2 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 100 इंटू I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। क्लियर, ये क्या आ जाएगा, I1 माइनस I2 इक्वल टू I2 आ जाएगा। मैंने माइनस 100 I2 को इधर ले लिया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, यानी यहाँ से क्या निकल के आ गया, I1 इक्वल टू 2I2। ठीक है, I1 की वैल्यू पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दो, तो आ जाएगा तुम्हारा ये 4I2 माइनस I2, यानी 0.1 आ जाएगा ना ये, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 की वैल्यू आप क्या करो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये 4I2 माइनस I2 इक्वल टू 0.3, यानी यहाँ से निकल के आ गया आपका I2 इक्वल टू 0.1 एम्पियर। ऑब्वियस सी बात है कि I2 की वैल्यू आपको 0.1 मिल गई, तो I1 इक्वल टू क्या है, 2I2 है, तो ये क्या हो जाएगा 0.2 एम्पियर। पढ़ी होगी तुमने सुपर मेश एनालिसिस, पढ़ा है किसी ने सुपर मेश? Yes, sir. ये Super सर mesh जब analysis वो भी मेश के भी में कॉमन एक करंट सोर्स होता है। Yes, sir. सुपर मेश एनालिसिस कुछ अलग नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है ना, सर्किट में जैसे मान लो यहाँ पे मैंने करंट सोर्स लगा देता, तो यहाँ पे केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते। केवीएल कहाँ अप्लाई कर सकते, जिस लूप में कोई करंट सोर्स ना हो। Sir. करंट सोर्स है तो उसके Yes, क्रॉस sir. की जगह आपको पता है, तभी हम केवीएल अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर, ये तो सबको क्लियर है? Yes, अब sir. मैं अगर यहाँ पे सुपर मेश की बात करूँ, मुझे क्या करना है, एक लूप, एक मेश ही तो बनाना है, एक लूप ही क्रिएट करना है। यहाँ से मैं स्टार्ट हुआ, और फिर यहाँ से चलते 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 फिर से वापस वहीं पे आ गया, तो ये क्या हो गया, सुपर मेश हो गया। एक्चुअली क्या होता है, सुपर मेश इसलिए नाम दे दिया गया क्योंकि आप उसको इजीली विजुलाइज नहीं कर पाते। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे सुपर मेश एनालिसिस करके भी आप कर सकते थे, क्या हो जाता है 30 माइनस 100I1 माइनस 100I2 इक्वल टू 0। वैल्यू सेम ही आनी थी, I1 प्लस I2 इक्वल टू 0.2। यहाँ से वैल्यू अगर दो इक्वेशन को लेकर सॉल्व करते, सेम वैल्यू आती है, I1 इक्वल टू 0.2 एम्पियर एंड I2 इक्वल टू 0.1 एम्पियर। हेलो हेलो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो ये तरीका है कैसे हम थ्योरेटिकली केवीएल अप्लाई करते हैं। अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे आप फुलफिल करोगे कि केवीएल ये सर्किट फुलफिल कर रहा है। और प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है वो देखते हैं जरा। सोर्स का वोल्टेज तो आपको पता है कि ये 30 वोल्ट है, तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये रजिस्टर हो गया, हंड्रेड ओम 100 ओम 100 ओम। आपने करना क्या है, अब आपको इंस्ट्रूमेंट की मदद लेनी। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट आप वोल्टमीटर यूज करेंगे। ऑब्वियस है कि हमें अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज जीरो शो करना है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, वोल्टमीटर। जनरली हम मल्टीमीटर यूज करते हैं। क्लियर, मल्टीमीटर में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों की रीडिंग हम पा सकते हैं। वोल्टमीटर का हम वोल्टमीटर यूज करने का तरीका क्या होता है, हमें दो नोड के बीच का पोटेंशियल चाहिए था। दो नोड के बीच का पोटेंशियल चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, हमें किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टमीटर को अटैच करना।
क्लियर। तो वोल्टमीटर में क्या होता है, एक कॉमन पॉइंट होता है जो न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं हम इसको, और एक पोलैरिटी वाले पॉइंट होती है, मान लो प्लस हो गया, कॉमन पॉइंट का मतलब निगेटिव पोलैरिटी। क्लियर। तो उसके अक्रॉस हम एक वोल्टमीटर अटैच करेंगे। वोल्टमीटर को हम क्या कहते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अक्रॉस का मतलब क्या हो गया, पैरेलल कनेक्शन। क्लियर। Yes, यानी sir. अगर मैंने इसको पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ कनेक्ट किया तो ये कॉमन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। दो वायर लेंगे हम मल्टीमीटर में। क्लियर। एक पॉजिटिव पॉइंट इससे अटैच कर दिया, कॉमन पॉइंट को हमने इससे अटैच कर दिया। और वोल्टमीटर को रिप्रेजेंट करने का यही तरीका होता है, सर्कल बना के उसमें वी लिख देना। क्लियर। एक वोल्टमीटर हम इसके अक्रॉस अटैच कर लेंगे सेम लॉजिक के साथ, कॉमन पॉइंट और पोलैरिटी। सिमिलरली यहाँ भी एक वोल्टमीटर में अटैच। क्लियर। सब क्या करेंगे, अपनी अपनी रीडिंग दे लेंगे। मान लो ये रीडिंग दे रहा है V1, ये रीडिंग दे रहा है V2 और ये रीडिंग दे रहा है V3। क्लियर। समझ में आया वोल्टमीटर Yes, कैसे sir. कनेक्ट Yes. करते हैं, क्लियर है ये चीज। ठीक है। तो होना क्या चाहिए था, अगर हमें इन तीनों की रीडिंग मिल गई तो अगर मैं एक लूप में केवीएल अप्रोच कर रहा हूं तो होना क्या चाहिए था, 30 माइनस V1 माइनस V2, यानी ये जो V1 और V2 की रीडिंग आ रही है ये 0 आनी चाहिए। क्लियर। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यानी कह सकते हो तुम कि V1 प्लस V2 की वैल्यू 30 आ जानी चाहिए अगर हमने कनेक्शन सही किया है तो। ठीक है। क्लियर। अगर कनेक्शन तुम सही नहीं करोगे, मान लो इसको कॉमन पॉइंट, अगर इसको कॉमन कर दिया और इसको प्लस पॉइंट कर दिया तो क्या चेंज आ जाएगा, क्या चेंज आएगा। अगर मैंने पोलैरिटी मान लो उल्टा किया तो क्या चेंज आएगा, बताओ। अगर मैंने नेगेटिव कनेक्शन वोल्टेज उल्टा शो कर करेगी दिया तो क्या चेंज आएगा, नेगेटिव वोल्टेज शो करेगी बस वो। V2 का जो वोल्टेज है वो निगेटिव शो करेगा। बस V2 का वोल्टेज क्या करेगा, निगेटिव शो करेगा। और हमें जब केवीएल अप्लाई करना होता है तो केवीएल अप्लाई करते समय हमें ये ध्यान देना होता है कि विद द पोलैरिटी हम अलजेब्रिक सम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये निगेटिव रीडिंग यहाँ दे देगा तो माइनस में आ ही गया, तो हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो यहाँ भी कॉमन पॉइंट है, ये पोलैरिटी प्लस हो जाती है, तो केवीएल अप्लाई करते समय भी यहाँ पे माइनस आ जाता है, तो माइनस माइनस वो खुद ही प्लस हो जाता है। लॉजिक क्लियर है। Yes, sir. लॉजिक क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, अब ये चीज है कि V1 प्लस V2 की वैल्यू 30 वोल्ट आनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। हो सकता है V1 प्लस V2 अप्रोक्सीमेटली 30 है, ऐसा भी हो सकता है कि V1 प्लस V2 की वैल्यू जो है वो 29.99 वोल्ट है, वो हो सकता है ऐसे। सर वोल्ट मीटर की कुछ अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगी। Yes, sir. वो सर कुछ वोल्टेज वोल्टमीटर की अगर मैं बात करूँ ना तो वोल्टमीटर के पैरेलल एक हाई रेजिस्टेंस वैल्यू, वोल्टमीटर का तुम कंस्ट्रक्शन देखोगे तो वोल्टमीटर के क्रॉस एक हाई रेजिस्टेंस हम ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं, ताकि ये मोर एक्यूरेट रिजल्ट दे सके। मोर एक्यूरेट रिजल्ट इसलिए दे सके क्योंकि वोल्टमीटर एनालॉग हो चाहे वो डिजिटल, उसमें डिफ्लेक्शन होता है, और डिफ्लेक्शन तभी मिलेगा जब वो एनर्जाइज होगा, या एनालॉग की बात करें तो टॉर्क डेवलप होगा। ठीक है। तो हाई रेजिस्टेंस इसलिए करते हैं ताकि इसका प्रिसीजन ज्यादा से ज्यादा हो सके, इसकी एक्यूरेसी अच्छी से अच्छी हो सके। क्लियर। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, एलिमेंट है तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो एलिमेंट पे भी फॉर्म बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है। हो सकता है ह्यूमन एरर हो जाए कि हम जो रीडिंग देख रहे हैं वो हम गलत देख रहे हैं। हो सकता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। हाई रेजिस्टेंस इसलिए लेते हैं कि ताकि इस रेजिस्टेंस के थ्रू कम से कम करंट फ्लो हो, ज्यादा करंट कहाँ जाए, इस इंस्ट्रूमेंट पे ही जाए। ठीक है। वोल्टमीटर और वोल्टेज सोर्स में डिफरेंस होता है, कई लोग वोल्टमीटर और वोल्टेज सोर्स को सेम कंपेयर करने लगते हैं। वोल्टेज सोर्स तो एक पावर डिलीवर करने वाला सोर्स है, वोल्टमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। सोर्स, अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करें, वोल्टेज सोर्स को हमेशा हम प्लस माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर वी नहीं लिखते हैं।
और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसके सीरीज में अटैच होता है, वो काफी लो रेजिस्टेंस होता है, ये होता है एक वोल्टेज सोर्स का। वोल्टेज सोर्स और इंस्ट्रूमेंट दोनों में डिफरेंस होता है। दिस इज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, दिस इज इंस्ट्रूमेंट। कई लोग इन दोनों चीजों को सेम मान लेते हैं, नहीं। इंस्ट्रूमेंट केवल एक मेजरिंग डिवाइस है, उसके हम केवल हेल्प कर रहे हैं, उसका हेल्प ले रहे हैं केवल मेजरमेंट के लिए, और कुछ नहीं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये V1 + V2 आया, क्लियर। तो जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अलजेब्रिक सम जो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होना चाहिए। ये 0 ना आके क्या आ सकता है, 0.001 आ जाए मान लो, तो एरर हो गया ना। ये क्या हो गया, होना ये चाहिए था अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन अ लूप मस्ट बी इक्वल टू 0, लेकिन ये आ गया 0.001, तो ये एरर हो गया, क्लियर। तो यही एरर आपको बस रिप्रेजेंट कर देना होता है कि देयर इज मार्जिनल एरर इन मेजरमेंट, क्लियर। हेलो, Yes, sir. ठीक है। अगर तुम्हें परसेंटेज एरर निकालना हो तो इसमें ही एरर होगा। इंस्ट्रूमेंट की दोनों रीडिंग क्या आ रही है, 29.99। होनी क्या चाहिए थी, होनी क्या चाहिए थी, 30। 30. क्या होता है 30 माइनस जितना रीडिंग आ रहा है 29.9 अपॉन 30, यही आपका क्या होता है, परसेंटेज एरर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जो थियोरेटिकल वैल्यू है या नॉमिनल वैल्यू हम इसको बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू माइनस प्रैक्टिकल वैल्यू अपॉन नॉमिनल वैल्यू, ये आपका एरर होता है। कभी भी एरर हम ऐसे ही नहीं डालते, ठीक है। ये परसेंटेज एरर हो जाएगा, बस यही एरर हमें कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। सिमिलरली आप क्या करोगे, एक लूप में केवीएल आपने फुलफिल कर दिया, दूसरे लूप में केवीएल आपको फुलफिल करना है, तो क्या होगा, यहाँ पे केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, लूप 2 क्या आ जाएगा, -V3 + 0। अगर ये 0 हो रहा है तो आपका केवीएल फुलफिल हो रहा है, या तो अगर एरर आ रहा है तो कितना एरर आ रहा है, बस ये हमें रिप्रेजेंट करेगा। लॉजिक क्लियर है। Yes, sir. किसी को डाउट है इसमें, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज पूछ लो। कोई क्वेरी नहीं है, आगे बढ़े। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम केसीएल की तरफ। और ये मैनुअल मैंने सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दी है, ठीक है, वो आप लीजिएगा। क्रिटिकल वैल्यू ही लिखना है, ऑब्वियस बात है, एरर वगैरह तो कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे, आपका डिजिटल सिमुलेटर भी नहीं है। अगर वो रहता भी तो भी आपको 0% ही एरर होता, मतलब 0 एरर होता, कोई एलिमेंट नहीं, ठीक है। अब हम बात करेंगे केसीएल की, किरचॉफ करंट। क्या होता है किरचॉफ करंट लॉ, Sir, the incoming current equals to outgoing current at any junction or a node. कमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। और कोई, जैसे वहां पे हमने डिफिनेशन दिया था अलजेब्रिक सम ऑफ Sir, वोल्टेज इन अ लूप। the algebraic sum of all current at a junction is equal to 0. बात है ना, देखो अलग अलग डिफिनेशन याद करने का या रखने की जरूरत नहीं है, जब आपको कॉन्सेप्ट पता है ना तो कॉन्सेप्ट पे ही जाया करो। जैसे केसीएल जो अप्लाई होता है वो किसी नोड या जंक्शन पे अप्लाई होता है, केवीएल जो अप्लाई होता है वो किसी लूप में होता है, और दोनों में बस यही है कि अलजेब्रिक सम मस्ट बी 0 होना चाहिए। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज 0 होना चाहिए इन अ लूप, और किरचॉफ करंट लॉ में अलजेब्रिक सम ऑफ करंट होना चाहिए 0 इन अ जंक्शन और अ नोड। उसके बाद वो जो कॉन्सेप्ट है कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट का लॉजिक निकल के आता है। सेम लॉजिक वहां भी निकल के आएगा, इनपुट वोल्टेज इक्वल टू
voltage across the sum of voltage across the passive element. Clear? Algebraic sum of current at any node or junction must be equal to ये 0 होना चाहिए। यानी जंक्शन की बात करें तो जंक्शन या नोड क्या होते हैं, जहाँ पे दो या दो से अधिक ब्रांचेस मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अगर बात करूं, मान लो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, और ये करंट ले लिया, ये करंट I1 है, ये करंट I2 है, ये करंट I3 है और ये करंट I4 है। ठीक है, ये जंक्शन हो गया। ऑब्वियस सी बात है कि नोड या जंक्शन वही होता है जहाँ पे दो या दो से अधिक ब्रांचेज, मिनिमम दो ब्रांच तो होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर मान लो केसीएल अप्लाई करना चाहूँ तो केसीएल अप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, सिग्मा इक्वल टू 0 यानी अलजेब्रिक सम ऑफ 0। तो अलजेब्रिक सम का मतलब ये होता है कि किसी भी नोड पे करंट दो तरह के हो सकते हैं, या तो उस नोड की तरफ करंट आ रहा हो या उस नोड से करंट दूर जा रहा है, यानी इनकमिंग करंट हो सकता है या आउटगोइंग करंट हो सकता है। तो एक के लिए आपको एक साइन अज्यूम करना है और दूसरे के लिए अपोजिट साइन। यानी जैसे मान लो यहाँ पे इनकमिंग के लिए मैंने प्लस साइन अज्यूम कर लिया और आउटगोइंग करंट के लिए मैंने माइनस साइन अज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे अगर मैं केसीएल अप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, प्लस I1, इनकमिंग के लिए मैं प्लस साइन यूज कर रहा हूँ, प्लस I4 प्लस I2 प्लस, और ये देखो केवल I3 करंट क्या आ रहा है, नोड से दूर जा रहा है, तो मैंने इसको अज्यूम कर लिया माइनस I3 इक्वल टू 0। यानी ये क्या हो गया, I1 प्लस I4 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। और ये क्या निकल के आ गया, I1 प्लस I4 प्लस I2 इक्वल टू I3। जो वर्ड यूज किया था इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग। लेकिन जो एग्जैक्ट डिफिनीशन है, जो कॉन्सेप्चुअल डिफिनीशन है, वो यही है कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी नोड और जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। क्लियर? क्लियर? हेलो, क्लियर Yes. है बच्चों? मेन यस सर। देखो क्या है, किसी भी चीज को रखने की कोशिश मत करो, चीजों को समझने की कोशिश करो, ज्यादा इजीली उसको ग्रैब कर पाओ। ठीक है ना? तो एक स्टेटमेंट से कई सारे स्टेटमेंट जुड़े होते हैं, उससे हम मतलब परत दर परत जब खुलता जाता है वो चीज, तो वो स्टेटमेंट हमारे पास निकल के आता है। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट इसी वजह से निकल के आया। क्लियर? क्योंकि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी नोड हमने 0 लिया। क्लियर? फिर से वही चीज मैं कहना चाहूंगा कि किस लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे वर्क करता है, Sir, conjugation of which charge. Q. चार्ज। वेरी गुड। Sir, proof नहीं पता। ऑब्वियस सी बात है, चार्ज। क्यों? क्योंकि डेल्टा आई इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पे। डेल्टा आई 0 का मतलब क्या हो गया, आई इक्वल टू क्या होता है, dq बाई dt dq बाई dt 0 हो गया, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy dt सिग्मा क्यू 0। तभी पॉसिबल है जब सिग्मा क्यू की वैल्यू कांस्टेंट। क्लियर? जब ये चीज कांस्टेंट आपको मिलेगी तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0 आता है। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, चार्ज इज कंजर्व। तो किसी भी नोड या जंक्शन पे हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एट नोड व्हाट इज कंजर्व। तो किसी भी नोड या जंक्शन पे हमेशा ध्यान रखना, चार्ज क्या होता है, कंजर्व रहता है। क्लियर है? क्लियर है चीज? हेलो, यस सर। Yes, sir. अब बात करें अपने एक्सपेरिमेंटल यू की। इधर एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट में सेम सर्किट यूज करेंगे आप, आपको कोई अलग सर्किट यूज नहीं करना है।
30 वोल्ट, 100 ओम, 100 ओम एंड 100 ओम। अब हमें केसीएल कैसे अप्लाई करना होता है वो चीज मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। बस देखो, कभी भी केसीएल अप्लाई करने के लिए जो कॉमन टर्मिनल होता है, कॉमन नोड होता है, उसको हम ग्राउंड रेफरेंस दे देते हैं 0 वोल्ट। सबसे अच्छी खासियत यही होती है केसीएल की कि एक अननोन आपका 0 हो जाता है। क्लियर? फिर उसके बाद आप देखते हैं कि आपके पास नोड क्या है। ये एक नोड हमें दिख रहा है, हालांकि ये भी एक नोड की तरह भी एक्ट करता है, लेकिन ये एक कॉमन नोड है। क्लियर? ये नोड ए हमने मान लिया और इसका वोल्टेज मान लिया ये वी वोल्टेज। अगर हम इसको नोड मानेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वोल्टेज कितना आएगा। अगर मान लो इसको मैंने बी नोड मान लिया तो इसका वोल्टेज क्या आएगा, 30। इस बी नोड का वोल्टेज क्या होगा, वीबी। ये वी मान लिया हमने और ये वीबी। वीबी की वैल्यू कितनी होगी, 30 वोल्ट होगी। 30 वोल्ट। 30 प्लस में या माइनस में, प्लस देखो यहाँ ये पॉजिटिव पोलैरिटी और निगेटिव पोलैरिटी। निगेटिव पोलैरिटी डायरेक्टली कनेक्टेड हो गई है ग्राउंड टर्मिनल, यानी इसका वोल्टेज लेवल क्या हो गया, 0 हो गया। तो जो वोल्टेज वीबी का मिलेगा वो क्या होगा, उसकी पोलैरिटी के साथ होगा, यानी पॉजिटिव पोलैरिटी है तो प्लस 30 वोल्ट होगा। अगर यही प्लस की जगह माइनस आ तो पॉजिटिव पोलैरिटी ग्राउंड टर्मिनल से अटैच रहती तो इसका वोल्टेज कितना आएगा, -30। ये चीज ध्यान रखना होता है, ये नहीं कि जो मैग्नीट्यूड है उसी को लिख दो। आपको ये देखना है कि वो नोड किस टर्मिनल से कनेक्टेड है। पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो निगेटिव पोटेंशियल। क्लियर है चीज? ठीक है। तो कभी भी केसीएल अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं, हर ब्रांच में करंट डिसाइड करते हैं। ये मान लिया करंट I1, ये करंट I2, ये करंट I3। आप करंट का डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी। ऐसा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हमें डायरेक्शन ऐसे लेना है, हमें डायरेक्शन ऐसे लेना है। अगर मान लो निगेटिव मतलब डायरेक्शन आपने जो लिया हुआ है उसके बेसिस पे किसी की वैल्यू, मान लो I3 की वैल्यू यहाँ पे -2 एम्पियर आ जाए, एक बात कह रहा हूँ। क्लियर? कोई सर्किट आप सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्शन आपने ऐसे लिया हुआ है और I3 की वैल्यू -2 एम्पियर आ जाए, तो बस क्या चेंज होगा उसमें, क्या चेंज होगा, साइन चेंज। यही चेंज होगा कि मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, लेकिन जो आपने डायरेक्शन चूज किया हुआ है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। नेगेटिव साइन बस यही बताएगा। क्लियर? तो केसीएल अप्लाई करने के लिए आप हर ब्रांच में करंट डिसाइड कर लेंगे और नोड पे आप केसीएल अप्लाई करेंगे। तो एट नोड ए आप जो केसीएल अप्लाई करेंगे क्या होगा, I1 -I2 -I3 = 0। मैं सीधे लिख दिया क्योंकि इनलेट करंट को मैं प्लस ले रहा हूँ और आउटलेट करंट को, ठीक है। तो I1 -I2 -I3 = 0 हो गया। क्लियर? यानी I1 = क्या आ गया, I2 + I3 आ गया। अब समस्या ये हो जाती है कि लोग सोचने बैठ जाते हैं कि 3 अननोन है, एक इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो जैसा मैंने बताया कि सबसे अच्छी खूबसूरती केसीएल की यही होती है कि एक अननोन 0 हो जाता है। यहाँ पे बस एक ही अननोन है आपका VA, केवल एक ही अननोन है आपका VA, क्योंकि VB आपको पता है कि वो 30 वोल्ट के बराबर है। तो अननोन कितना, एक ही है। इक्वेशन भी आपके पास एक ही है, तो आप इसी इक्वेशन सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं। I1 I2 I3 की वैल्यू बस आपको ये VA वैल्यू ही बता देंगे। अब I1 I2 I3 कैसे निकालते हैं, कभी भी करंट आपको अगर निकालना, जैसे मान लो ये एलिमेंट ले लिया मैंने R, ठीक है, इसका वोल्टेज VA है, इसका वोल्टेज, और ये करंट है आपका I की वैल्यू क्या होगी, VA क्या माइनस होगी, यानी इनिशियल वोल्टेज, वेरी गुड, इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज। जहां से करंट शुरू हो रहा है उसके लिए उसको मैंने ले लिया इनिशियल वोल्टेज, और जहां पे टर्मिनेट होगा उसको मैंने मान लिया फाइनल वोल्टेज। यानी इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज अपॉन बीच में जो भी पार्ट का रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस। क्योंकि आपको पता है कि करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस एलिमेंट अपॉन रेजिस्टेंस। यानी मैं इसको बोल सकता हूँ इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज अपॉन जो भी बीच का रेजिस्टेंस आ रहा है आप इसे डिवाइड करिए। यहाँ पे मुझे अगर I1 निकालना है तो I1 के लिए इनिशियल वोल्टेज, ये करंट I1 है, I1 के लिए इनिशियल वोल्टेज क्या हो जाएगा, 30 वोल्ट, माइनस फाइनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, इस नोड पे टर्मिनेट हो रहा है, तो माइनस VA अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम। सिमिलरली I2 क्या होगा, VA -0 by 100।
यानी VA इज द इनिशियल वोल्टेज, फाइनल वोल्टेज जहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है वो 0 वोल्ट है, VA माइनस 0/100। और सिमिलरली I3 भी क्या होगा, इनिशियल वोल्टेज VA और फाइनल वोल्टेज भी क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो कहाँ पे आ रहा है, ग्राउंड टर्मिनल पे ही आ रहा है, तो VA माइनस 0/100। ठीक है, I1 I2 I3 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 30 माइनस VA/100 इक्वल टू VA/100 प्लस VA/100। ये आपका आ जाएगा 30 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ VA। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और VA की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10। जब VA 10 वोल्ट आ गया, सबकी वैल्यू पुट कर दो तो आपको I1 I2 I3 की वैल्यू निकल जाएगी। I1 क्या आ जाएगा 0.2 एम्पियर, I2 क्या आ जाएगा 0.1 एम्पियर, 1 एम्पियर, और I3 क्या आ जाएगा 0.1 एम्पियर। ये सारी वैल्यू आपको मिल गई। बस आपको देख लेना है कि KCL फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो ये देखने वाली बात ना थोड़ी मतलब उटपटांग ही लगती है, क्योंकि हम तो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 से ही तो सारे इक्वेशन निकाले हैं और इसको सॉल्व करके निकाला है, तो इसको फिर दोबारा जज करने की क्या जरूरत है। ठीक है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन के यूज से ही हमने ये सारी चीजें निकाली है। क्लियर है चीज। ठीक है, तो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 तो फुलफिल होना ही है। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच पे कि प्रैक्टिकल अप्रोच में कैसे हम इसको करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करें, देखिए क्या करते हैं हम। ये हमारा 30 वोल्ट 100 ओम, है 100। मैंने ऐसा सर्किट क्यों बनाया, देखो उसके पीछे लॉजिक क्या है। कभी भी आप अगर करंट को मेजर करते हैं तो अमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में सर, क्या हुआ सीरीज में कर मान लीजिए करंट को आ रहा है, तो अगर मुझे करंट मेजर करना है तो अमीटर को मैं क्या इसके सीरीज में अटैच करूँ। सेम लॉजिक यहाँ भी है, मैं यहाँ पे एक अमीटर लगाऊंगा इसके सीरीज में, एक अमीटर लगाऊंगा मैं इसके सीरीज में। बस हमें पोलैरिटी का ध्यान देना होता है। पोलैरिटी मतलब वही एक पॉइंट का दूसरा कॉमन पॉइंट होगा, ऐसे ही हमें करना होता है। एक पॉजिटिव होगा, दूसरा कॉमन पॉइंट होगा। कभी भी आप मल्टीमीटर यूज करोगे ना, देखोगे वहां पे एक पोलैरिटी वाला पॉइंट होगा और एक कॉमन पॉइंट होगा। ठीक है, ये अमीटर हम तीनों के सीरीज में लगा देंगे। क्यों तीनों सीरीज में लगाएंगे, क्योंकि हमें तीनों के अक्रॉस ही करंट को मेजर करना है। ये मान लो करंट I1 आ गया, ये करंट I2 आ गया, ये करंट I3 आ गया, ये तीनों को हमने मेजर इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया तो इन तीनों की रीडिंग आ गई। तो होना क्या चाहिए, I1 मस्ट बी इक्वल टू I2 प्लस I3 होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये एग्जैक्ट I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर ना होके अप्रोक्सीमेटली I2 प्लस I3 के बराबर हो, जैसा मैंने KVL में बताया। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो I1 की वैल्यू मान लो 0.2 एम्पियर आ रही है, I2 की वैल्यू मान लो 0.98 एम्पियर आ रही है, 0.098 एम्पियर आ रही है, और की वैल्यू मान लिया मैंने 0.099 एम्पियर। होनी क्या चाहिए, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, अगर थियोरेटिकल वैल्यू से कंपेयर करें तो क्या आनी चाहिए, 0.1 एम्पियर एग्जैक्ट आना चाहिए था। क्लियर, इसकी वैल्यू 0.1 एम्पियर एग्जैक्ट आना चाहिए था, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ने इसकी रीडिंग इतनी दे दी। क्लियर, ठीक है। हेलो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एरर ऑफ मार्जिन आपको मिल रहा है। आप अगर I2 प्लस I3 जोड़ोगे तो जो 0.2 एम्पियर होना चाहिए वो 0.2 एम्पियर ना ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा। अगर I2 प्लस I3 की रीडिंग को मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये क्या आ गया 0.197। यस, इतना आ गया, लेकिन होना चाहिए क्या था
0.2, तो वो एरर आ गया। तो एरर क्या हो जाएगा, एरर परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.2 माइनस 0.197 अपॉन 0.2 इंटू 100, ये आपका परसेंटेज हो जाएगा। क्लियर। लेकिन आप अगर डिजिटली करोगे बहुत 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 मार्जिनल एरर होता है, बहुत ज्यादा एरर नहीं होता है। अधिक से अधिक आएगा 0.001%, 0.01% ऐसे ही हो सकता है। ठीक है। हेलो, मेन क्या होता है, कनेक्शन स्कीम। आपको कनेक्शन सही से करना है। अगर हमें करंट मेजर करना है तो सीरीज में कनेक्शन करना है, अगर हमें वोल्टेज मेजर करना है तो अक्रॉस करना है। ये ध्यान देना है कॉमन पॉइंट हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। अगर यही ठीक अपोजिट हम कनेक्शन कर दें, ये कॉमन पॉइंट कर दें यहाँ पे और इसको हम पॉजिटिव पोलैरिटी कर दें, तो आई थ्री की रीडिंग क्या आ जाएगी, जो ये आई थ्री 0.099 आ रहा था वो क्या आएगा, -0.099 एम्पीयर। क्लियर। माइनस आने का मतलब क्या हो गया, करंट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर। यस सर। एक्सक्यूज मी बस सर, यही कनेक्शन स्कीम का आपको हमेशा ध्यान देना है, कैसे आप कनेक्ट कर रहे हैं। और अगर सिमुलेटर सही हो तो और अच्छे से तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सर वो